यहाँ से दोस्तों CBT 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि कोशिका क्या होती है। कोशिका दोस्तों जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जो कि दोस्तों जितने भी जीवित जीव होते हैं जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, जानवर, ये दोस्तों किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो कोशिका इनकी मूलभूत इकाई होती है। जैसे दोस्तों हमारा घर बनता है छोटी छोटी ईंटों से मिलाकर, वैसे भी हमारा शरीर जो होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको बुनियादी मूलभूत संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि हर जीव जो होती है उसमें कोशिकाएं होती हैं। मेनली कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं दोस्तों इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों इनकी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जिसको यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं जैसे पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों पूरी तरह विकसित कोशिकाएं नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोस्तों बिल्कुल विकसित कोशिकाएं होती हैं। कोशिका संरचना के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या भाग होता है। कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहा जाता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दोस्तों प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता है, गोल्गी अपरेटस होता है दोस्तों प्रोटीन पैकिंग और वितरण में काम करता है। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में अंतर हम देखेंगे। तो जैसे पौधों में दोस्तों कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और बड़ी केंद्रीय वैक्यूलस होती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति दोस्तों नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है और केंद्रीय वैक्यूलस नहीं होता है। जानवरों में ये संरचनाएं नहीं होती है। जानवरों के अंतर्गत दोस्तों ह्यूमंस भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति ये सभी नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दोस्तों जो पौधे होते हैं उनकी जो शाखाएं, तना, जड़ ये सभी ज़्यादा कठोर होते हैं। और जीवों की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए सेल वॉल जिसको बोला जाता है ये नहीं पाया जाता है। इसलिए इंसानों और जानवरों की कोशिकाएं पौधों की अपेक्षा थोड़ी सी मुलायम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जहाँ से प्रश्न बनते हैं इसको लगाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने उत्तर सही हुए। पहला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ओवम यानी अंडाणु होती है। जो अंडाणु होता है दोस्तों महिला प्रजनन कोशिका में होती है, जो कि प्रजनन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका आकार दोस्तों ओवम शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका व्यास लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। इसकी संरचना दोस्तों जोना पेलुसिडा और साइटोप्लाज्म और नाभिक DNA होता है। इसका विकास कहाँ होता है दोस्तों? महिलाओं के जन्म से भी यह ओवम के साथ होती है और हर महीने जो ओवेकुलेशन के दौरान इसका ओवम बाहर निकलता है। जो मासिक धर्म होता है दोस्तों उसके दौरान इस कोशिका का बाहर निकलना निश्चित होता है। तो यह ओवम दोस्तों जो अंडाणु होता है यह सबसे बड़ी कोशिका होती है इंसानों की, तो यह याद रखना। जीवित रहने की अवधि है दोस्तों कितने दिनों तक या कितने समय तक ये जीवित रहता है? तो लगभग 12 से 24 घंटे तक ये जीवित रहता है। यदि निषेचित नहीं होता है तो यह विघटित हो जाता है। तो यह रहा दोस्तों ओवम के बारे में संक्षिप्त विवरण। तो यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ये दोस्तों प्रश्न आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। विच ऑर्गन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों कोशिका के पावर हाउस होता है, जिसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। विच टाइप ऑफ ह्यूमन सेल लैक्स ए न्यूक्लियस? किस प्रकार की मानव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस प्रकार की मानव कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया है मांसपेशी कोशिका, न्यूरॉन, लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों जो लाल रक्त कोशिका होती हैं रेड ब्लड सेल, जिसके कारण दोस्तों मनुष्य का जो खून होता है वह लाल होता है। कुछ चपटे चपटे आकार की कोशिकाएं होती हैं सेल के जैसे।
डिस्क की जैसे ऐसे होती हैं। इनके कारण दोस्तों इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप इसको याद रखना। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के बारे में हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये श्वसन की क्रिया के दौरान जो फेफड़ों से दोस्तों ऑक्सीजन जाती है, तो कैपिलरीज के माध्यम से ऑक्सीजन जो है आरबीसी में चिपक जाता है और पूरे बॉडी में परिवहन करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस ले आता है फेफड़े में, और फेफड़े के द्वारा नाक से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, तो आप इसको याद रखना। आरबीसी की उम्र लगभग 120 दिन होती है। यह 120 दिन के बाद ये लीवर और प्लीहा में जाकर खुद को नष्ट कर देता है। इसके बाद ये फिर से उत्पादन होता है इसका। ये पुरुषों में दोस्तों 4.7 से 6.1 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर और महिलाओं में 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन आरबीसीज होते हैं। तो यह इसको याद रखना। इसका रंग दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण इसका रंग जो होता है लाल रंग होता है, और यदि ऑक्सीजन युक्त यदि ले जाता है तो इसका रंग जो होता है तो लाल होता है, और जब वह वापस ले आता है इसके कारण नीला रंग इसका हो जाता है। इसलिए धमनियों का रंग जो होता है नीला होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कोशिका के किस भाग द्वारा उसकी गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता है? कोशिका का कौन सा भाग है जिसके द्वारा गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियस, केंद्रक। दोस्तों केंद्रक मास्टरमाइंड होता है कोशिका का, जो कि नियंत्रण केंद्र होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे कोशिका का संचालन केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्रक है इसलिए संचालन केंद्र कहा जाता है। इसमें दोस्तों अनुवांशिक जानकारी जैसे डीएनए, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन जैसी भी भूमिका इसके अंदर होती है। इसकी संरचना में दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो कि अंदर और बाहर के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। न्यूक्लियोसिस जो होता है दोस्तों, इसके अंदर की संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहां राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए भी इसमें स्थित होता है दोस्तों, जो कि एक अनुवंश से दूसरे वंश तक यह सूचनाओं को पहुंचाता है। तो यह रहा दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेल, कोशिका, आपने पहली स्लाइड में पढ़ा। इसके बाद है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो सेल के किस भाग में होता है? तो यह होता है दोस्तों राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे संरचनात्मक अंग होते हैं, जिसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसे प्रोटीन हम लोग शरीर के अंदर खाने के माध्यम से प्रोटीन को ग्रहण किए और वो प्रोटीन जाके वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है तब ये संश्लेषित करके पूरे बॉडी में पहुँचा देता है। विच ह्यूमन सेल्स हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान? किस मानव कोशिका की सबसे लंबी आयु होती है? तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली कोशिका होती है, वह है न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिकाएं, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जीवित रहती है, इनका जीवन काल सबसे लंबा होता है। यह न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वह न्यूरॉन सेल से बना हुआ होता है, और ये दोस्तों एक बार विघटित होने पर दोबारा वापस नहीं होती है। न्यूरॉन्स क्या होता है दोस्तों? ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत संकेतों को के रूप में जानकारी आदान प्रदान करती है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। न्यूरॉन्स दोस्तों तंत्रिका शरीर के विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में होता है। इनकी संरचनाओं में डेंड्राइट, सोमा, एक्सोन जैसे होते हैं, जिसके माध्यम से जो जानकारी होती है वह आदान प्रदान होती है। तो ये न्यूरॉन्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच ह्यूमन सेल्स आर इन्वॉल्वड इन इम्यूनिटी? कौन सी मानव कोशिकाएं प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाइट ब्लड सेल जो होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम में यह प्रयोग की जाती है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल के बारे में यहाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य है शरीर को संक्रमण रोगों और अन्य हानिकारक तत्वों से बचाता है, जैसे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक चीज़ों को पहचान कर नष्ट कर देता है। जो शरीर में वायरस वगैरह होते हैं इसको नष्ट करने का काम होता है आरबीसीज का।
इसके अंदर भी WBC का इसका मेन काम होता है। जब दोस्तों आप ब्लड चेकिंग करवाते हो तो आप ये सभी चीज़ें उसमें देखते होंगे, रिपोर्ट्स में लिखे रहते हैं न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सभी दोस्तों अलग अलग प्रकार के संक्रमण में सुरक्षित करते हैं। तो WBC की जो संख्या होती है 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर रक्त में इसकी संख्या होती है। तो इसका जीवन काल कुछ महीनों तक हो सकता है, ये निर्भर करता है कि आप कितने समय तक सक्रिय रहता है। तो यह WBC इसका मेन फंक्शन रहा है जो कि यहाँ पर दिया गया है। विच स्ट्रक्चर गिव्स शेप एंड सपोर्ट ऑफ द सेल, कौन सा ढांचा कोशिकाओं को आकार और सहारा देता है, मतलब कि कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा शरीर की संरचना या ढांचा बनता है। तो साइटोस्केलन सिस्टम जो होता है, कोशिका का कंकाल जो होता है मनुष्य के शरीर का संरचना बनाता है, जो एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है। जैसे इंसान की संरचना अलग होती है, जिन जीव जंतुओं की संरचना अलग होती है, पेड़ पौधों की संरचना अलग होती है। तो ये साइक्लोस्केलेटन सिस्टम का एक भाग होता है जो कि संरचना बताता है। कोशिका के अंदर एक संरचनात्मक नेटवर्क होता है, जैसे कि हमने बताया, जो कि कोशिकाओं को आकार देता है, उनकी संरचनाएं बनाए रखता है। कोशिका के भीतर विभिन्न तत्वों की गति को नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार इसका कार्य तो संरचना में 3 तंतु प्रोटीन से बना होता है, जैसे एक्टिन फाइबर्स, माइक्रोट्यूबुलस, इंटरमीडिएट फाइबर्स। इन जैसे कोशिकाओं की तंत्रिकाओं को स्थिति और समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी मानव कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वह आदान प्रदान होता है। हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन को ग्रहण करके RBC में ऑक्सीजन चिपक जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है तो वह लाल हो जाता है, और वह लाल रंग के कारण RBC का नाम पड़ गया रेड ब्लड सेल। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतना इंक्लूड किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमने 10 प्रश्न इंक्लूड किया है, तो आप बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।